हेलो एवरीवन। आज हम एक नया वीडियो एक नया कोर्स आपके लिए लाए हैं। इस कोर्स का कोड है BPSC 133 और कोर्स टाइटल है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज इसका हम पार्ट 1 वीडियो लेंगे, जिसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जब प्रीवियस जो ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इस ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन द 20th सेंचुरी विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या डेवलपमेंट हुई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 20th सेंचुरी में। तो हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन द 20th सेंचुरी विद रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के दौरान जो है किस तरह से डेवलपमेंट हुई हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें अर्ली 20th सेंचुरी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो सबसे पहले क्या था कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, क्योंकि अर्ली जो 20th सेंचुरी है उसमें जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी वो बेस्ड थी इंस्टीट्यूशन बेस। जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन अर्ली 19 वाज डोमिनेटेड बाय द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जो हमारे पहले ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन थे जो आज भी हैं उसी के बेसिस पे पॉलिटिक्स थी। और जो फोकस था लार्जली ऑन द फॉर्मल स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस थी, लेजिस्लेटिव के बेस पे थी। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी जो अक्रॉस द पूरे कंट्रीज जो सिस्टम चलता था, तो उसी के बेस पे हमारा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी अर्ली 20th सेंचुरी में। फिर उसके बाद डिसिप्लिन वाज लार्जली डिस्क्रिप्टिव, लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिकल एंड ड्राइंग फ्रॉम द यूरोपियन ट्रेडिशंस। तो ये सारी चीज़ें जो यूरोपियन ट्रेडिशंस में थी कि जिस तरह से हमारा सिस्टम था, तो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो था हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का बड़ा लिटिल इम्पैक्ट था उस स्टेज में कि पॉलिटिक्स वाज स्टडीड इन द स्टेट सेंट्रिक फ्रेमवर्क। तो उस समय स्टेट सेंट्रिक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चलती थी। जबकि जो क्रॉस बॉर्डर जो प्रोसेस था उसका इम्पैक्ट बहुत लिटिल था, बहुत कम था। इसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है पोस्ट वॉर, यानी कि 1945 से लेकर 1960s तक जो है वो किस तरह की कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स थी, तो उसमें एक नई अप्रोच आई जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल रेवोल्यूशन। तो उसमें क्या था, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो मेन पॉलिटिकल सीन में जो है मेन हब में था। तो इससे क्या हुआ, एक बिहेवियरल रेवोल्यूशन जो है शिफ्ट हुई, फोकस फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल टू पॉलिटिकल बिहेवियर। यानी कि जो अप्रोच हमारी इंस्टीट्यूशनल बेस थी अब वो पॉलिटिकल बिहेवियर के बेस पे होगी। यानी कि उसमें नई सोशल फोर्सेस या इंटरेस्ट ग्रुप या वोटिंग पार्टनर्स जो था उनका भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक नया रोल आ गया। तो जो स्कॉलर्स थे बिगिन टू यूज एम्पिरिकल मेथड्स। अब जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे या स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने सर्वे किए, रिसर्च की या स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से जो नई नई डेवलपमेंट हुई उस समय सोशल साइंस में, तो उसको इनकॉर्पोरेट किया गया एक बिहेवियर रेवोल्यूशन के रूप में। तो जो कोल्ड वॉर था, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, डीकोलोनाइजेशन, इंक्रीज द इंटरडिपेंडेंस, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। अब पहले जो पॉलिटिक्स थे वो बिल्कुल आइसोलेशन थी, लेकिन जैसे ही नई डेवलपमेंट हुई, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डेवलप हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुई, तो इससे क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई हर कंट्रीज की। तो यानी कि अब पॉलिटिक्स डोमेस्टिक लेवल पे ना रही, जबकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक बिहेवियर रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलना शुरू हुई। इसके बाद जो थर्ड्स इसकी प्रोग्रेस हुई ग्लोबलाइजेशन में, तो उसमें क्या हुआ कि 1970s से लेकर 1980s में एक स्ट्रक्चरलिज्म या डिपेंडेंसी या पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है एक नई अप्रोच आई। यानी कि उसमें जो डिसइल्यूजनमेंट विद मॉडर्नाइजेशन थ्योरी लेड टू न्यू अप्रोच। अब एक नई अप्रोच शुरू होगी कि मॉडर्नाइजेशन के साथ, कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी या वर्ल्ड सिस्टम जो थ्योरी थी उसका मेन फोकस है डेवलपिंग कंट्रीज कुड नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट रेफरेंस टू ग्लोबल कैपिटल सिस्टम। कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो बिना
ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम के जो है वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएँगे। तो ये एक डिपेंडेंसी थ्योरी थी या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी थी, तो जो उस समय एम्फसाइज़ में आई। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी, एक्सपेंडेड लिट इनटू पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो अब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स थी, वो धीरे-धीरे एक्सपैंड होके एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में आ गई। यानी कि अब स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप या फिर डेमोक्रेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आना शुरू हुई। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन था, अब उसने एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से एक इकोनॉमिक फॉर्म में चले गया एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेपिंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल आउटकम्स। अब जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल आउटकम्स थे या डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उससे अब बाहर जो है निकल गया। जो हमारा पॉलिटिक्स थी वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो मेन कंसर्न में आ गए। कहने का मतलब कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पहले इंस्टीट्यूशनल बेस्ड थी, उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच आई और उसके बाद नेक्स्ट जो है अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें उनका रोल आ गया, जैसे ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट इसमें फोर्थ में आया फिर 1990s ऑनवर्ड, कि 1990s के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का एक नया इम्पैक्ट देखा गया, जिसमें रीओरिएंटेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को नया रीओरिएंटेशन हुआ, जिसमें एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जिसमें कोल्ड वॉर खत्म हुई और ग्लोबलाइजेशन राइज हुआ। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसनेशनल इश्यूज, अब जो पॉलिटिक्स थी, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी, वो उन्होंने एक नया रूप ले लिया। अब नया कंसेप्ट आ गया, माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक, ग्लोबल गवर्नेंस। ये चीज़ें जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ऐड हो गई। इसके अलावा जो डेमोक्रेटाइजेशन स्टडीज थी, जैसे थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी लिंक टू द ग्लोबल डिफ्यूजन ऑफ द नॉर्म्स, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी या सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स थी, अब उनका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रोल हो गया। तो जो ग्लोबल गवर्नेंस का नेटवर्क है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है या एनजीओ है, ये अब डोमेस्टिक पॉलिसीज की अंदर जो है इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो कहने का मतलब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी, जो मूव करके अब कहाँ पे आ गई, नेशनल स्टेट फ्रेमवर्क में। यानी कि अब ग्लोबल और लोकल लिंकेजेस का डेवलपमेंट हुई। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव कंटेम्परेरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन द ग्लोबल वर्ल्ड। अब लास्ट आता है कि टुडे, आज जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें इंटीग्रेट द ग्लोबलाइजेशन स्टडीज विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यानी कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको हमने ग्लोबलाइजेशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि अब जो फोकस एरियाज थे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट ऑन द वेलफेयर स्टेट्स एंड इनइक्वालिटी, अब जो इम्पैक्ट आया उसमें ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट हो गया कि लोगों की वेलफेयर करना, इनइक्वालिटी को दूर करना। दूसरा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे या नॉर्म्स थे, जैसे डोमेस्टिक लॉ है या पॉलिसीज़ है, वो भी अब इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस्ड हो गया। इसके अलावा जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है, जैसे सोशल मीडिया है या साइबर पॉलिटिक्स है, ये एक न्यू कंपैरेटिव फ्रंटियर पैदा हुए। तो रीसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म एज ए रिएक्शंस अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो था नेशनलिज्म, जहाँ पॉपुलिज्म जो है, ये नए कंसेप्ट और डेवलप हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी 20th सेंचुरी में, वो इवॉल्व होके एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लेके बिहेवियरलिज्म में आया। फिर उसके बाद वे पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में गया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोचेज आई और फाइनली ग्लोबलाइजेशन का मेन फोकस जो है अब इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। यानी कि ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्म होके एक डिसिप्लिन के रूप में बाय ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, कि जो भी डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो बाउंड्रीज थी, उन बाउंड्रीज से बाहर निकल के कंपेलिंग द स्कॉलर्स टू व्यू पॉलिटिकल सिस्टम एम्बेडेड इन द वाइडर ग्लोबल प्रोसेस। यानी कि एक लार्ज ग्लोबल प्रोसेस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल एग्जाम में आता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक रिजम्स एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक रिजम्स। सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिजम्स किसे कहते हैं? तो डेमोक्रेटिक रिजम जो है एक सिस्टमैटिक गवर्नेंस इन विच द अथॉरिटी ऑफ द रूलर्स इज derived फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न, टिपिकली एक्सप्रेस थ्रू द रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो भी गवर्नेंस फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू जो है बनती है, उसको डेमोक्रेटिक रीजन्स कहते हैं।
एंड इन द डेमोक्रेसी पावर इज एक्सरसाइज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट। लेकिन उनकी पावर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के तहत ही होती है, और जो सिटीजन्स हैं वो इंजॉय द फंडामेंटल राइट्स। और जो भी सिटीजन्स होंगे डेमोक्रेटिक रीजन्स में, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट होती हैं। द कोर आइडिया जो है इसमें पॉपुलर सॉवरेनिटी, द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। इसमें सबसे मेन जो रोल होगा, मेन जो सेंटर पॉइंट होगा जो डेमोक्रेटिक रीजन में, वो पीपल सेंट्री होती है। तो पीपल जो है इसमें वो मेन सॉवरेन लोग हैं, उन्हीं के बेसिस पे गवर्नमेंट बनती है। तो लेकिन दूसरी तरफ आता है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक रीजन्स कौन से होते हैं। प्लूरलिस्ट जो मॉडल है डेमोक्रेसी का, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटरेक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी स्पेशली वेस्टर्न लिबरल स्टेट्स। जो वेस्टर्न लिबरल स्टेट्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक रीजन्स होते हैं, जिसमें रोल ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, यानी कि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, बल्कि जो मल्टीपल ग्रुप्स हैं जैसे एसोसिएशंस हैं, एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, पॉलिटिक्स को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। रेदर देन प्लेसिंग ऑल पावर स्लोली हैंड्स इन द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो जो भी इलेक्टेड बॉडी है, सारी पावर्स उनके पास नहीं होती, बल्कि जो भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं उस कंट्री में या स्टेट्स में, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट चलती है। अब मेन फीचर्स क्या हैं प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक रिजिम्स के। सबसे पहले आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो यानी कि इसमें पावर जो है वो डिस्पर्स कर दी जाती है, यानी कि पावर सेंट्रलाइज नहीं होती, डिसेंट्रलाइज होती है। इसमें जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं या एनजीओज हैं या मीडिया है या जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोग जो हैं ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं और यही गवर्नमेंट चलाते हैं। नो सिंगल ग्रुप डोमिनेंस द परमानेंटली कंपटीशन बैलेंस पावर। तो इसमें कोई भी परमानेंटली जो है डोमिनेंस नहीं कर सकता, यानी कि हर ग्रुप कंट्री का जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पार्टिसिपेशन। इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन और पार्टिसिपेशन होती है, जैसे सिटीजन इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस। तो जो नागरिक हैं देश के, वही इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नेंस को इनडायरेक्टली थ्रू द मेंबरशिप, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो मेंबरशिप होगा, चाहे वो किसी भी प्रेशर ग्रुप्स का होगा, किसी भी पार्टी का होगा या कोई भी सिविल सोसाइटीज़ का होगा, तो हर व्यक्ति जो है उसमें एक मेंबर होगा। तो पॉलिटिक्स इज सीन एज ए प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग, नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज, यानी कि इसमें सारी पॉलिटिक्स जो है बार्गेनिंग की, एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस की और कॉम्प्रोमाइज़ की होती है। इसके अलावा थर्ड इसका जो मेन फीचर है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पावर जो है सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं रहेगी, इलेक्टेड मेंबर्स के पास ही नहीं रहेगी, बल्कि जो पावर्स हैं वो डिवाइड की होती हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, यानी कि पावर जो है टोटली डिसेंट्रलाइज की होती है। तो जो इसमें फेडरल सिस्टम होता है, लोकल गवर्नमेंट होती है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये सारे पार्ट होते हैं प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर। इसके अलावा जो फोर्थ फीचर्स है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड लिबर्टी। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स सच एज जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एसोसिएशन है, प्रेस है, इनको गारंटी दी जाती है। एंड देयर these rights enable the rights citizens and the group to organize freely and articulates their interest। तो हर ग्रुप, हर सिटीजन जो है वो ऑर्गेनाइज ढंग से कोई भी काम जो है वो वहाँ पे कर सकता है। तो कहने का मतलब इसमें सभी ग्रुप्स को, सभी सिटीजन्स को जो है राइट्स और लिबर्टीज होती हैं। दूसरा तो ओपन एंड कम्पिटिटिव इलेक्शंस। यहाँ पे रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। सिटीजन टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है और वो उसके प्रति अकाउंटेबल होगा। तो यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं compete फॉर द पावर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर के लिए compete करती हैं, एंड चॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है। दूसरा आता है कंसेंसस थ्रू बार्गेनिंग। जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, आउटकम द रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशंस, यानी कि वो जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं या एनजीओज हैं, सभी के साथ नेगोशिएशन से ही कंसेंसस बनते हैं और डिसीजन लिए जाते हैं, इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग वन ग्रुप्स विल।
तो उसमें कोई एक ग्रुप या एक लोग या एक गवर्नमेंट का जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसीजन लेती, बल्कि इसमें जो है सारे जो ग्रुप्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा चेक एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर, इंस्टीट्यूशन चेक द प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर अथॉरिटी। इसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास सारी पावर्स नहीं होती, पावर सारी डिवाइड होती हैं, जैसे जुडिशरी है, मीडिया है, सिविल सोसाइटीज़ हैं। ये सारे वॉचिंग डॉग रोल प्ले करते हैं कि कोई भी जो है अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल ना करे। तो इन द एंड हम कह सकते हैं कि जो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक रीजन है रेस्ट इन द प्रिंसिपल्स ऑफ पीपल सॉवरेनिटी। तो पीपल सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हैं। प्लूरलिस्ट जो डेमोक्रेटिक रीजन है स्पेशली हाइलाइट्स द रोल ऑफ कंपीटिंग ग्रुप्स। इसमें जितने भी कंपीटिंग ग्रुप्स होते हैं तो वो सारे रोल प्ले करते हैं, पावर डिसेंट्रलाइज होती है। और दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल चेक जो है वो हर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरी बॉडीज़ हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन पे चेक रखते हैं। और जितनी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं रिमेन्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रादर देन मोनोपोलाइज। तो इसमें कोई भी एक किसी का अधिकार नहीं होता, बल्कि ये पावर्स जो हैं वो सारी डिवाइड होती हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्लूरिस्ट डेमोक्रेटिक। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स विद सम एग्जांपल्स। अब ये बताना है कि मिलिट्री का पॉलिटिक्स में जब रोल हो तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। जैसे द मूवमेंट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स वेदर थ्रू डायरेक्ट रूल, मिलिट्री रूल और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। मिलिट्री का चाहे डायरेक्ट रूल हो या इनडायरेक्ट रूल हो हैज़ वाइड रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द स्टेट्स एंड सोसाइटीज़। तो उसके लिए बहुत सारे जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं रिजल्ट्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं स्टेट्स को भी, कंट्री को भी और सोसाइटीज़ को भी। दीज consequences can be grouped into political, economic and social dimensions। अब वो क्या क्या consequences रहते हैं politically, economically, socially, तो वो हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आता है political consequences। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। जब मिलिट्री का इंटरवेंशन होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जो लेजिस्लेचर है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके अलावा जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो हमें फ्रीडम मिली हैं, उनको भी कर्टेल कर दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में क्या है, बड़ी बार रिपीटिशन में जो है मिलिट्री रूल लगा है, जैसे 1958 है, 1977 है, 1999 है। तो इससे क्या जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी थी उनकी, वो सारी की सारी जो है कहीं न कहीं वीक हुई है। तो इससे डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। इसके अलावा सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर, जहाँ पे भी मिलिट्री पावर्स होगी, कंसंट्रेट डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू जनरल्स। तो कुछ जनरल्स के, आर्मी जनरल्स के हाथ में ही पावर्स रहती हैं, जिससे क्या होता है रिड्यूसिंग चेक एंड बैलेंस। तो कंट्री में जो है पावर्स जो हैं वो लिमिटेड लोगों के पास चले जाती है। जैसे म्यांमार है, वेयर द मिलिट्री हैज़ लॉन्ग डोमिनेटेड पॉलिटिक्स, कि मिलिट्री का पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल है, और सप्रेसिंग द अपोजिशन एंड एथनिक ग्रुप्स। तो वहाँ पे जो भी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं या जो अपोजिशन है, तो वो उनको हमेशा सुप्रेस रहना पड़ता है। तो दूसरा था इंस्टेबिलिटी एंड लेगिटिमेसी क्राइसिस। तो इसमें हमेशा जो है इंस्टेबिलिटी रहती है, लेगिटिमेसीज के क्राइसिस रहते हैं। जैसे मिलिट्री रूल्स जहाँ पे भी होगा वहाँ पॉपुलर लेगिटिमेसी ऑफन लीडिंग टू अनरेस्ट। वहाँ पे हमेशा अनरेस्ट रहेगा, प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, काउंटर कोप्स चलते रहेंगे, लड़ाई चलती रहेगी। सेवरल कोप्स इन जैसे नाइजीरिया है 1966 से 1999 तक, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी रही बिफोर द रिटर्न टू सिविलियन रूल। जब तक सिविलियन रूल नहीं आया तब तक वहाँ पे 66 से लेकर 99 तक जो था वो इंस्टेबिलिटी की कंडीशंस रही। इसी तरह से जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं इसके, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। मिलिट्रीज का जब भी रूल होगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज की कमी होगी, तो जिससे क्या होगा इनएफिशिएंट लोग होंगे और उससे करप्शन पैदा होंगी। जैसे युगांडा है, युगांडा में इदी अमीन 1971 से लेकर 1979 तक उनका रूल रहा, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक कलैप्स हो गया पूरे कंट्री का, वो क्योंकि पुअर पॉलिसीज़ थी और एक्सपेलिंग एशियंस, और उन्होंने एशियंस को अपने देश से निकाल दिया जो बड़े-बड़े बिज़नेस ओनर्स थे। तो ये सारा मिसमैनेजमेंट या इस तरह से करप्शंस होती हैं मिलिट्री रूल्स में।
दूसरा आता है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग। तो मिलिट्री रूल में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे डाइवर्ट होकर आर्मी के ऊपर खर्च होते हैं। तो जिससे क्या होगा, जो हेल्थ, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा खर्च होना है वो नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कटेल हो जाता है। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल देते हैं या इजिप्ट की एग्जांपल है, जहां मिलिट्री का डोमिनेंस रहता है और कोरिलेट विद हाई डिफेंस बजट, और वहां पे हमेशा बजट जो है डिफेंस के वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इसी तरह से फॉरेन सैंक्शंस एंड आइसोलेशंस, जो मिलिट्री जब टेक ओवर द ट्रिगर द इंटरनेशनल सैंक्शंस, जहाँ पे भी मिलिट्री रूल होगा वहीं पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लग जाती हैं। वहाँ पे हार्मिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है उसको नुकसान पहुंचता है। जैसे म्यांमार है, फेस डिकेड ऑफ द सैंक्शंस, उनको कई सालों तक जो है सैंक्शंस लगे रही मिलिट्री रूल के कारण, और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट किया गया। और नेक्स्ट लास्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सुप्रेशंस ऑफ सिविल लिबर्टीज, जो आम नागरिक की जो फ्रीडम है वो इसमें कटेल हो जाती है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, ये सारी कटेल कर दी जाती हैं जब मिलिट्री रूल होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल, जैसे चिली की एग्जाम्पल देते हैं। चिली में पिनोचेट का रूल था 1973 से लेके 1990 तक। तो वहाँ पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे उनको टॉर्चर किया जाता था, या उनको डिसअपेयर कर दिया जाता था, या उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो इस तरह से सुप्रेशंस किया जाता है सिविल लिबर्टीज का। दूसरा था मिलिट्राइजेशन ऑफ द सोसाइटी। तो सिविल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सबॉर्डिनेट हो जाते हैं किसके, मिलिट्री नॉर्म्स के। तो जो हायरार्की है, जो एविडेंस है या कोरिजन है, ये चीज़ें जो है वहाँ पे मिलिट्री रूल्स में, नॉर्म्स में पैदा होती हैं। जैसे टर्की में है, 20वीं सेंचुरी में मिलिट्री रूल के कारण वहाँ पे क्या हुआ, क्लेमिंग गार्डियन ऑफ द सेकुलरिज्म, मिलिट्री जो है वही सेकुलरिज्म का गार्डियन बन गई। और जिससे क्या होगा, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर जो है पूरी की पूरी तरह से जो है वो डाइवर्ट हो गया। दूसरा है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, कि मिलिट्री रीजन्स में क्या होता है कि वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो जाती है। जैसे अर्जेंटीना है, वहाँ पे डर्टी वार शुरू हुई 1976 से लेकर 1983 तक। तो लाखों लोग जो है वहाँ से डिसअपेयर हो गए मिलिट्री जंग के कारण। तो इस तरह से जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं जहाँ पे मिलिट्री रूल्स रहते हैं। अब बैलेंस व्यू क्या है इसका? बैलेंस व्यू है कि वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस आर मोस्टली नेगेटिव। हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स बड़े ज़्यादा नेगेटिव हैं, लेकिन कुछ केसेस में मिलिट्री रूल जो है वो टेम्परेरी स्टेबिलिटी लाता है। यानी कि अगर कोई स्टेट, कोई कंट्री कोलैप्स हो रहा हो तो उस समय जो है मिलिट्री जो है वो एक रोल प्ले करती है उसको ठीक करने के लिए। जैसे थाईलैंड था, यहाँ पे हैव जस्टिफाइड ए वे टू एंड द पॉलिटिकल डेडलॉक, कि वहाँ पे पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया जिसकी वजह से फिर बाद में आर्मी को टेक ओवर करना पड़ा। ऐसे ही इजिप्ट में 2013 में क्या हुआ, जो मिलिट्री रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मॉरल मॉर्सी वाज सपोर्टेड बाय सम ग्रुप्स हु फियर द इस्लामिक अथॉरिटेनिज्म। तो वहाँ पे भी इस तरह से कम्युनलिज्म की वजह से जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को लगाना पड़ा, वहाँ पे मिलिट्री रूल को लगाना पड़ा। तो ये चीज़ें जो हैं मिलिट्री रूल कई जगहों पे ठीक भी रहता है जहाँ पे इस तरह की कंडीशंस होती हैं। लेकिन इन द एंड हम कह सकते हैं कि जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, इससे अथॉरिटेनिज्म पैदा होता है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होती है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज होती हैं, और इंस्टेबिलिटी होती है। वाइल इट्स समटाइम्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कहीं कहीं ठीक रहता है। इन दिस लॉन्ग टर्म अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट, लेकिन लॉन्ग रन में ये क्या करता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का या डेवलपमेंट को रोक देता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हाइलाइटिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ईच। अब हम बताएंगे कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं या इनमें क्या नुकसान है या इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले आता है कि प्रेसिडेंट सिस्टम क्या होता है। तो प्रेसिडेंट सिस्टम है कि वेयर द एग्जीक्यूटिव जो है वो सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड होल्ड फिक्स टेन्योर, कि जब क्या होता है कि लेजिस्लेटिव से एग्जीक्यूटिव सेपरेट हो जाती है और फिक्स टेन्योर के लिए। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के साथ ही काम करती है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के। जबकि दूसरा डिफरेंस क्या है,
इसमें क्लियर सेपरेशन होती है प्रेसिडेंट रूल में, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इसमें क्लियर सेपरेशंस हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, इनका फ्यूजन्स होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तीसरा आ गया कि जो प्रेसिडेंट सिस्टम में जो बोथ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होगा, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट या मोनार्ची होगा, वो एक सेरेमोनियल होता है, यानी कि वो नॉमिनल होता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेटिव का अकाउंटेबल नहीं होता जब तक उस पर इम्पीचमेंट ना लगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है या कैबिनेट जो है वो अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेटिव के। और लास्ट इसमें आता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, यानी कि प्रेसिडेंट अकेला जो है वो पावरफुल होता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, प्रेसिडेंट सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले था स्टेबल गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें फिक्स टेन्योर होता है और उसमें हमने फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होती। दूसरा होता है क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स, रिड्यूस द चांस ऑफ लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस इन एग्जीक्यूटिव। तो इसमें लेजिस्लेटिव की इंटरफेरेंस बहुत कम होती है एग्जीक्यूटिव वर्क में। तीसरा आता है डायरेक्ट मैंडेट, प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा, इंश्योरिंग लेक्टिमेसी, क्योंकि उसी की लेक्टिमेसी मानी जाती है। एंड डिसीजिव लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग सिंगल एग्जीक्यूटिव कैन स्विफ्टली स्पेशली इन क्राइसिस। कहते हैं इसमें जो सारी लीडरशिप है, जो भी डिसीजन है वो सारा प्रेसिडेंट लेता है। तो दूसरा चेक एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कीप एग्जीक्यूटिव पावर्स अंडर द कंट्रोल, यानी कि एग्जीक्यूटिव के अंडर ही लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो है वो काम करती है। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज है पॉसिबिलिटी ऑफ एट्रोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट के पास एक्सेसिव पावर आती है तो उस एक ही पर्सन के पास, एक ही इंडिविजुअल के पास कंसंट्रेशन जो है पावर ज़्यादा हो जाती है और वो एट्रोक्रेसी हो जाती है। दूसरा था डेडलॉक्स, अगर प्रेसिडेंट या लेजिस्लेटिव बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज द पॉलिसी पैरालिसिस में आकर, अगर प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव डिफरेंट पार्टीज के होंगे तो वहाँ पे जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज जो है कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा था रिजिड टेन्योर, डिफिकल्ट टू रिमूव एन अनप्रॉपर इनकम्पिटेंट प्रेसिडेंट बिफोर द टर्म एंड्स। तो अगर टर्म्स ख़त्म भी हो नहीं होती, अगर रिजिड टर्म के अंदर जो है कोई इनकम्पिटेंट प्रेसिडेंट बनता है लेकिन हम उसको हटा नहीं सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा वीक अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव जो है वही आंसरेबल होती है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव को ही आंसरेबल होना पड़ता है एग्जीक्यूटिव के डेली मैटर्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। लेकिन अब आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? पहले रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटिव, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के अकाउंटेबल होती है इनडायरेक्टली टू द पीपल, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है हमें मिलती है जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल होती है पीपल के तरफ। दूसरा था फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कैन रिमूव थ्रू द नो कॉन्फिडेंस वोट इफ इट लूज मेजॉरिटी, अगर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर वोट नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस लगा के हम सरकार को रिमूव भी कर सकते हैं और री इलेक्शन भी हो सकता है। दूसरा था प्रिवेंट एटोक्रेसी, इससे क्या होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है, जो पावर्स हैं वो शेयर कर दी जाती हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई एट्रोक्रेसी जो है वो नहीं होती है। दूसरा हार्मोनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, सिंस एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव, जैसे कि इसमें बताया कि एग्जीक्यूटिव के बाद ही लेजिस्लेटिव आती है, चांस ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स आर रिड्यूस। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर हार्मोनी से काम करती हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जिसकी वजह से इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, तो कन्फ्लिक्ट्स जो है इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा था क्विक डिसीजन इन द डिसीजन मेकिंग इन द लेजिस्लेशन, तो इसमें कोई भी डिसीजन जो है वो क्विकली लिए जाते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है
यहाँ कोएलिशन गवर्नमेंट है कंट्रोल मेजॉरिटी, क्योंकि वो मेजॉरिटी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इंश्योरिंग स्मूथ पैसेज फॉर ऑफ लॉज। इसमें लॉज को ध्यान में रखते हुए क्विक डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब क्या डिसएडवांटेज हैं इसके? सबसे पहले आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस इफ नो स्टेबल मेजॉरिटी एग्जिस्ट। अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उस केसेस में गवर्नमेंट लगातार चेंजेस होती हैं और ये बर्डन बन जाता है देश के लिए। दूसरा आता है कोएलिशन पॉलिटिक्स लीड्स टू कॉम्प्रोमाइजेस। अगर सरकार कोएलिशन में बनती है, गठजोड़ करके बनती है, तो वो सरकार जो है वो इनएफिशिएंट होगी गवर्नमेंट, या वीक गवर्नेंस होगी। दूसरा था लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव डोमिनेट द लेजिस्लेटिव रिड्यूसिंग चेक एंड बैलेंसेस। तो इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो डोमिनेट द लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है लेजिस्लेचर जो है वो डोमिनेट करती है, तो लेजिस्लेटिव ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे क्या होता है एक बैलेंस जो है वो नहीं होता। दूसरा था वीक लीडरशिप। जो प्राइम मिनिस्टर हैं डिपेंड अपॉन द पार्टी सपोर्ट मे बी रिप्लेस्ड क्विकली। वो पार्टी की सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अगर पार्टी की सपोर्ट नहीं हो तो प्राइम मिनिस्टर को क्विकली जो है रिप्लेस कर दिया जाता है, तो इससे वीक लीडरशिप पैदा होती है। दूसरा था शॉर्ट टर्म फोकस। तो लीडर जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे प्रायोरिटी नहीं करते, वो देखते हैं कि जितने साल उनकी गवर्नमेंट है तो नेशनल इंटरेस्ट में वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे फोकस नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे फोकस करते हैं। तो इससे भी जो है ये देश को नुकसान होता है। अब इन द एंड हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट सिस्टम है, जैसे यूएसए है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, बट रिस्क अथॉरिटेरिज्म एंड डेडलॉक। लेकिन इस तरह का वहाँ पे एट्रोक्रेसी होती है, वहाँ पे डेडलॉक्स रहते हैं, तो ये उसमें एक कमी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे यूके है, इंडिया है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बट रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर वीक लीडरशिप है तो इंस्टेबिलिटी रहती है, सरकार के गिरने का खतरा रहता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट ए नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहले कि फेडरलिज्म के चेंजिंग नेचर्स क्या हैं। तो चेंजिंग नेचर ऑफ फेडरलिज्म में आता है कि फेडरलिज्म जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर एंड अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। यानी कि फेडरलिज्म हम बोलते हैं कि जब हम पावर या अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसमें क्या आता है, फेडरलिज्म इज नॉट स्टैटिक, इट इवॉल्व ओवर द टाइम। लेकिन फेडरलिज्म हमेशा एक जैसा नहीं रहा, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से फेडरलिज्म में भी चेंजेस आई। तो सबसे पहले किस तरह का वो था, फेडरलिज्म था, तो उसको हम ड्यूल फेडरलिज्म कहते थे पहले, जिसको ट्रेडिशनल फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो अर्ली फॉर्म में क्या था कि जो फेडरलिज्म था उसका मेन फोकस था सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास अलग पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास सेपरेट पावर्स थी। तो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट विद इन ओन जर्सिडिकेशन विद मिनिमल ओवरलैप। तो ये पावर्स जो थी उनकी ओवरलैप नहीं होती थी, तो अपने अपने एरियाज में वो ऑपरेट करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, 18th या 19th सेंचुरी में जो स्टेट्स हैं एंजॉयड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। जो भी वहाँ की स्टेट्स हैं उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, यानी कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की या यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। तो इस तरह का फेडरलिज्म को हम ट्रेडिशनल फेडरलिज्म कहते हैं। दूसरा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या ग्रोथ ग्रोइंग सोशियो इकोनॉमिक नीड्स, द गवर्नमेंट बिगेन टू कोलैबोरेट। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई या सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो उससे क्या होगा कि नया फेडरलिज्म डेवलप हुआ, यानी कि आइडिया ऑफ कोऑपरेशन रिप्लेस रिजिड सेपरेशन। कि पहले सेपरेशन वाला फेडरलिज्म था, अब ये कोऑपरेशन वाला आ गया। इसमें क्या था, न्यू डील प्रोग्राम इन यूएसए। जैसे यूएसए में एक नया डील हुआ कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स इन इंडिया। जैसे भारत में भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगहों पे अप्लाई होती हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में कोऑपरेशन से काम चलाते हैं। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके बाद आती है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। जी, मॉडर्न ईरा में क्या है
कि जो कंपटीशन अमॉन्ग द स्टेट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब स्टेट्स जो हैं वो कंपटीशन करती हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकें, अपने रिसोर्सेज को सिक्योर कर सकें। तो इससे क्या होता है फेडरलिज्म में, फोस्टर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। इसमें एफिशिएंसीज भी डेवलप होती हैं और नई नई इनोवेशंस भी होती हैं, और इससे स्टेट जो है वो अपने आप को बेटर परफॉर्म करती हैं। जैसे इंडियन स्टेट्स हैं वो कंपटीशन में आती हैं, compete करती हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। तो बिजनेस रैंकिंग में अपने आप को डेवलप करने के लिए ये स्टेट्स जो हैं कंपटीशन करती हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसके बाद आती है फिस्कल फेडरलिज्म। विद इंक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड्स, जैसे जैसे डेवलपमेंट की नीड बढ़ती है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट हैज़ बिकम सेंट्रल। तो इसमें स्टेट और सेंट्रल में फाइनेंशियल रिलेशनशिप बढ़ता है। तो इससे क्या होगा, जैसे टैक्स डिवोल्यूशन करना है, रिसोर्सेज को शेयरिंग करना है, तो ये फेडरल रिलेशंस में आता है। तो जैसे रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन का रोल है कि वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में आपसी जो है कोलैबोरेशन करे। दूसरा आता है कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव मिक्स। कहते हैं कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव मिक्स का मतलब कंटेम्प्रेरी फेडरलिज्म, जो आज के दौर में नया फेडरलिज्म जिसको कंटेम्प्रेरी फेडरलिज्म कहते हैं। इसमें है कि बोथ जो कोऑपरेटिव जैसे स्टेट है या सेंटर है वो इकट्ठे काम करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो कॉम्पिटिटिव स्टेट्स स्ट्राइविंग टू आउट परफॉर्म वन अनदर, तो वो अपनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं और सेंटर के साथ कोऑपरेट करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन है, कोalition पॉलिटिक्स है, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए एक डायनेमिक और फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म बनाया है। उस डायनेमिक और फ्लेक्सिबल जो फेडरलिज्म है उसको ही हम कंटेम्प्रेरी फेडरलिज्म कहते हैं। और इन द एंड हम कह सकते हैं कि जो नेचर है फेडरलिज्म का वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, चेंज हो रहा है। जैसे फ्रॉम ड्यूअल स्ट्रक्चर से, यानी कि ट्रांजिशन स्ट्रक्चर से हम कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क पे आए, फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक नीड के अकॉर्डिंग या पॉलिटिकल रियलिटीज़ को लेके हमने 21st सेंचुरी में जो फेडरलिज्म है वो रिजिड बाउंड्री से निकल के अब पार्टनरशिप, नेगोशिएशन और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डेवलप हो गया। तो इस तरह से हमारा फेडरलिज्म जो है उसका टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस आई। अब आता है डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस हैं एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है इसमें, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका बड़ा की रोल रहता है कि वो क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज़, मोबिलाइज़ और रिप्रेजेंटिंग द पीपल। लोगों को ही ऑर्गेनाइज़ करने का काम, उनको मोबिलाइज़ करने का काम, उनको रिप्रेजेंट करने का काम जो है, वो सारा काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। अब बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के और क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शंस आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटीजन्स इंटरेस्ट, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, जो ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और पीपल के बीच का जो ब्रिज जो है वो बनती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। और वो क्या करती हैं, लोगों की नीड, डिमांड और इंटरेस्ट को देख के जो है वो सरकार के आगे रखती हैं। तो पहला काम आ गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटीजन इंटरेस्ट, सिटीजन के इंटरेस्ट का ये क्या करती हैं, रिप्रेजेंटेशन करती है। दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्टी है, यानी कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट है या मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो विनिंग पार्टी है वो तो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट बनती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है, तो वो सरकार को बनाने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा था पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन। तो पार्टीज़ क्या करती हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं या मैनिफेस्टो बनते हैं, तो इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी जो भी विजन्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती हैं। तो वन इन द पावर, जब वो पावर में आती हैं तो इन पॉलिसीज और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देती हैं। इसके अलावा आता है पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो जो पार्टीज हैं आइडेंटिफाई, रिक्रूट एंड ट्रेन द लीडर्स। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने जो लोग हैं, अपने जो पॉलिटिकल मेंबर, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर हैं उनकी रिक्रूटमेंट करती है, उनको ट्रेन करती है
और इस तरह से एक गुड गवर्नेंस बनाते हैं। तो दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए या लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का ही रोल है कि पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट करना या लीडरशिप ट्रेनिंग देना। दूसरा था पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो जितने भी जो पार्टीज हैं वो लोगों को अवेयर करती हैं पॉलिटिकल इश्यूज को लेके या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके या सिटीजन राइट्स को लेके। तो दे हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। तो वो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं थ्रू डिबेट, कैंपेन या मीडिया आउटरीच के द्वारा। जो है वो क्या करते हैं, लोगों को उनको अवेयर करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आता है पॉलिटिकल पार्टीज का काम है प्रोवाइडिंग चॉइसेस टू द वोटर्स, कि बाय ऑफरिंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज, वो अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी पॉलिसीज जो हैं वो क्या करती हैं, सिटीजन्स को बताती हैं और उनके लिए चॉइसेस बनाती हैं कि इलेक्शंस में हम इस तरह से जो है अपना डिसीजन लेंगे। तो दिस स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग कंपटीशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरह से जो है डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी का काम करती हैं या कंपटीशंस करती हैं। इसके अलावा इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अपोजिशन पार्टीज में अगर पार्टीज अपोजिशन में हैं तो वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट पे मॉनिटरिंग करती हैं या क्रिटिसाइज करती हैं रूलिंग पार्टी के एक्शंस को। और इसके अलावा अगर वो मिसयूज करते हैं पावर को, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रेशन बनाए रखना, स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही काम है कि सोशल कल्चर रीजन लेवल पे जो है लोगों को इकट्ठा बना के रखना, यूनाइट करना। एंड दिस हेल्प द रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ताकि देश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बने, कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, झगड़े जो हैं वो ना हो। तो इन द एंड हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी का, क्योंकि वो कनेक्ट करती हैं लोगों को गवर्नमेंट के साथ और स्ट्रक्चर पॉलिटिकल कंपटीशन और इंश्योर द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स विल ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट्स करती हैं लोगों के साथ। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत सारी रोल या इम्पोर्टेंस रहती है। इसके बाद आता है राइट नोट ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लैरिटी एंड मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम। तो पहले आता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज प्लैरिटी और मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। पहले प्लैरिटी इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, इसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी कहते हैं, वेयर द कैंडिडेट इज मोस्ट वोट विन, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो पार्टी में जीत जाएगा, इवन विदाउट ए मेजोरिटी, चाहे उसके पास मेजोरिटी है या नहीं है। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि सिंप्लिसिटी, ये बड़ा इजी है कि इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट फॉर द वोटर्स। तो वोटर इसको आराम से आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा था क्विक रिजल्ट, कहते हैं काउंटिंग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बड़ी जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं, तो ये सबसे अच्छा जो है इसका बेनिफिट है। स्टेबल गवर्नमेंट ऑफन लीड्स टू सिंगल पार्टी मेजॉरिटी होती है, जिसके कारण कोएलिशन गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट होती है तो इस वजह से एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग लिंक विद कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंसीज, इनका लिंक जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ स्ट्रॉन्ग होता है और हर एक एरिया में ये अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अनरिप्रेजेंटेटिव आउटकम्स, कई बार कैंडिडेट जो हैं विन विदाउट मेजॉरिटी सपोर्ट, बिना मेजॉरिटी सपोर्ट के जीत जाते हैं और लार्ज सेक्शन ऑफ वोटर्स जो हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा आता है वेस्टेज वोट्स, कि जो वोट कास्ट करते हैं लूजिंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट लूज हो जाता है तो उसकी कोई भी इफेक्ट जो है आउटकम उसका कोई नहीं रहता, तो यानी कि उसका कोई रोल नहीं बचता। दूसरा इनकरेज टू पार्टी डोमिनेंस, तो इसमें सिर्फ दो पार्टी डोमिनेंस को ही रोल दिया जाता है, जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, जो मार्जिनाइज पार्टी हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है या उनको बाहर कर दिया जाता है। दूसरा रीजनल इम्बैलेंस कैन बी एग्जीक्यूटेड सपोर्ट ऑफ पार्टीज इन स्पेसिफिक रीजन, तो जो पार्टीज जीतेंगी वो अपने ही स्पेसिफिक एरिया की तरफ ध्यान देती हैं, जिसकी वजह से जो है पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होती, रीजनल इम्बैलेंस रहती है। इसके बाद दूसरी आती है मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम, कहते हैं कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मोर देन 50% वोट, जो कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट अटेन करेंगे तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसमें क्या आता है, ऑफन थ्रू रन ऑफ और
रैंक चॉइस वोटिंग। तो इसमें रन ऑफ होता है या रैंक चॉइस वोटिंग होती है। इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या है? लेक्टिमेसी। जो विनर है मेजॉरिटी सपोर्ट में, रिफ्लेक्टिंग ब्रॉडर वोटर प्रेफरेंस, उसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसके पास होगी। दूसरा था इनकरेज मॉडरेशन। तो जो कैंडिडेट मस्ट अपील टू वाइडर बेस। तो इसमें जो कैंडिडेट है अपील रिड्यूसिंग एक्सट्रीमिस्ट, इसमें जो है वाइडर बेस पे जो है वो काम करेगा, क्योंकि इसको मैक्सिमम एरिया से वोट वोट जो है उसको मिले होते हैं। दूसरा वोटर सेटिस्फेक्शन, मोर वोट्स फील रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम वोट जो है वोटर जो है वो अपने आप में फील करता है कि उसकी चॉइस से जो है गवर्नमेंट बनी है। दूसरा आता है प्रमोट्स इंक्लूसिवनेस। कहता है रन ऑफ या रैंक वोटिंग जो है इसमें जो स्मॉलर पार्टीज हैं उनके पास भी बेटर चॉइस रहती है कि वो भी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकती हैं। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं या इसके जो डिमेरिट्स हैं वो क्या हैं? कॉम्प्लेक्सिटीज। कहते हैं ये जो सिस्टम है इसका वोटिंग का, लाइक रन ऑफ या रैंक वोटिंग, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा तो कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग। रन ऑफ इलेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा राउंड्स होते हैं इसके, जिसकी वजह से इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। नेक्स्ट तीसरा आता है डिलेड रिजल्ट। काउंटिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा राउंड, इसमें ज़्यादा राउंड्स होते हैं, काउंटिंग होती है, तो जिससे क्या होता है इसका प्रोसेस जो है रिजल्ट का वो बड़ा स्लो रहता है। दूसरा था वोटर फैटीग। इसमें रिपीटेटिव वोटर राउंड्स, बहुत सारे वोटर राउंड्स होते हैं, जिससे क्या होता है जो वोटर है वो इसमें थक जाता है या वोटर इसमें थोड़ा सा फैटीग हो जाता है। तो पोलैरिटी सिस्टम जो है वो एक सिंपल और क्विक मेथड है, बट मे नॉट रिफ्लेक्ट मेजॉरिटी ओपिनियन, लेकिन इसमें मेजॉरिटी का ओपिनियन नहीं आता। दूसरा मेजॉरिटी सिस्टम में क्या है, ये एक लेक्टिमेसी है, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन है, और सिर्फ इसमें एक कमी है कि ये कॉस्टलियर है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट प्लूरलिस्ट एंड प्लूरलिस्ट एंड मेजॉरिटी सिस्टम। अब इसके बाद आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपिंग स्टेट एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम डेवलप्ड स्टेट्स। डेवलपिंग स्टेट्स और डेवलप्ड स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये दोनों से किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो पहले आता है डेवलपिंग स्टेट्स रेफर टू कंट्री और रीजन विद इन द कंट्री that is process economic, social and political development but has not reached the high standard of living. डेवलपिंग स्टेट्स कौन सी होते हैं? ये वो कंट्रीज़ हैं या वो एरियाज़ हैं या वो रीजन्स हैं जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो हाई स्टैंडर्ड की नहीं होती। जबकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है एसोसिएटेड विद डेवलप्ड स्टेट्स, तो अगर इनको डेवलप्ड स्टेट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। इसके की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला इकोनॉमी, कहते हैं इसमें लो जीडीपी होती है, पर कैपिटा इनकम कम होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, हैवी रिलायंस ऑन द एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होते हैं ये। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है लिमिटेड होगी या एक्सपेंडिंग होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो है स्टिल ग्रोइंग है, तो इसमें इंडस्ट्रीज जो है अभी विकास कर रही हैं, अभी विकसित नहीं हुई। लिविंग स्टैंडर्ड जो है इनका मॉडरेट टू लो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, यानी कि जो इश्यूज हैं जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है या इनइक्वालिटी है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं डेवलपिंग स्टेट्स में रहती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें ऑफन अंडर डेवलप, जैसे रोड्स हैं, हेल्थ केयर हैं, एजुकेशन है या सैनिटेशन या टेक्नोलॉजी है, ये अंडर डेवलप्ड स्टेज में होती हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है मीडियम और लो, इसमें जो एचडीआई है वो स्लो होता है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा 40 से लेकर 60 एज तक जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। लिटरेसी लेवल कम होता है, साक्षरता दर कम होती है, इनकम कम होती है। इसके अलावा जो गवर्नेंस है, कई बार वीक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और करप्शंस रहती हैं, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा आता है डेमोग्राफीज। कहते हैं हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, जैसे इंडिया कंट्री है, इंडिया है या दूसरे कंट्रीज हैं, और यंग पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है,
तो एग्जांपल्स हैं जैसे इंडिया है, नाइजीरिया है, वियतनाम है, तो जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो आज डेवलपिंग स्टेट में हैं। दूसरा आता है जो डेवलप्ड स्टेट्स कौन-सी हैं? ए डेवलप्ड स्टेट इज़ ए कंट्री दैट हैज़ अचीव हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी हाई लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। तो इसके मेन की फीचर्स क्या हैं डेवलप्ड स्टेट्स के? सबसे पहले इसकी इकोनॉमी हाई जीडीपी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। एडवांस और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ एडवांस होंगी, डाइवर्सिफाइड होंगी। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम कहते हैं हाई इंडस्ट्रियलाइज, इनमें उद्योगों का ज़्यादा विकास हुआ है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं। लिविंग स्टैंडर्ड जो है इनका हाई होता है, यानी कि वाइड स्प्रेड एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये इनकी हाईली डेवलप्ड होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है वेल डेवलप और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है कि इनका जो एज एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है, मोर देन 70-80 ईयर्स इनकी एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी कि वेरी हाई ह्यूमन इंडेक्स है, हाई लिटरेसी रेट है, हाई हेल्थ रेट है। दूसरा आता है गवर्नेंस, तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, स्टेबल गवर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं। दूसरा आता है डेमोग्राफिक्स, तो कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, एजिंग पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा होती है, यानी कि बुजुर्गों की जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसी एग्जांपल्स हैं जैसे जापान है, यूएसए है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड स्टेट्स में हैं। इसके अलावा हमने दोनों में कंपैरिजन करके बताया, जैसे जीडीपी पर कैपिटा डेवलपिंग स्टेट्स का लो होता है, डेवलप्ड स्टेट का हाई होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकी लिमिटेड होती है, ग्रोइंग होती है, डेवलप्ड स्टेट की हाई एडवांस होती है। इसके अलावा यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड मॉडरेट या लो होता है और वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है यहाँ पे मोस्टली वीक होती है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे मीडियम या लो होगा, वहाँ पे हाई से वेरी हाई होगा। इसके अलावा जो गवर्नेंस है यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट होती हैं, वहाँ पे स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो डेवलपिंग स्टेट है यहाँ पे हाई रहती हैं, जबकि डेवलप स्टेट में लो या नेगेटिव होती हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं आर स्टिल कैचिंग अप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो अभी भी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर की ग्रोथ कर रही हैं, अभी सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, जबकि डेवलप स्टेट्स जो हैं वो ऑलरेडी सारी चीज़ें अचीव कर चुकी हैं। हाई प्रॉस्पेरिटी है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर मोर वैल्यूएबल एंड informative videos. Thank you very much.